सभी का, मैं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी पर उन्होंने बड़ा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है। बीजेपी ने तय किया राजस्थान में कैसे लगे आग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। धर्म के नाम पर बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है। चुनावों में जनता बीजेपी को जवाब देगी। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। तो ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा है। करौली हिंसा को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं। ध्रुवीकरण के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर मुख्यमंत्री द्वारा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कैसे आग लगे ये बीजेपी की साजिश है और इसके साथ ही लोकतंत्र को भी खतरा बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर रही है। चुनावों में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रही है कि एनएसयू में जो बच्चे आए हैं, छात्र हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत हैं, वो संविधान के अनुकूल है और देश को एक अखंड रखे हुए हैं। चाहे इंदिरा जी ने हत्या हुई, सरदार बहन सिंह की हत्या हुई, चाहे राजीव गांधी की हत्या हुई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। बीजेपी ने तय किया है राजस्थान में आग कैसे लगाओ। आग की शुरुआत कर दी करौली के अंदर। इंस्ट्रक्शन दिए गए बाकायदा नेताओं को कि आप कुछ करो वहाँ पर, वरना सरकार नहीं बनेगी हमारी। तो आप बता दीजिए ये कहाँ का लोकतंत्र है। चुनाव जीतना एक बात है। इनको मालूम पड़ गया कि महंगाई कितनी बढ़ जाए, अब महंगाई कितनी भारी मार पड़ रही है। और प्रधानमंत्री के मुंह से आपने देखे होंगे, कल मैंने जब फेसबुक पे डाला, उनका खुद का कोटेशन डाला है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, उनकी दृष्टि में लोकप्रिय होगी उस वक्त में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने और बीजेपी एमएलए कह रहे हैं ईस्टर्न कैनाल को इसको दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं इसको दिखवा रहा हूँ टेक्निकली और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। 2 मैंने कोर्ट अजमेर वाला और जयपुर वाला किया है, वो अगर कोई पढ़ ले तो आपके इस मंत्री जो कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर गलत हो जाए, तो जिस केंद्रीय मंत्री को इतने ज्ञान नहीं है कि वो कह रहा कि एक शब्द बोला हो प्रधानमंत्री ने, और कल वो जो टैप रिकॉर्डर में टैप आया सामने प्रधानमंत्री जी का, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जयपुर की सभा में ये बात बोली थी, आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब उसके बाद में वो जवाब देंगे कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं या वो क्या करें, उनके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। तो और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर जिला प्रशासन ने बड़ा फरमान जारी किया है। अब छतों से शोभा यात्रा नहीं देख सकेंगे। घर के नीचे दरवाजे से आपको रैलियां देखनी होंगी। शोभा यात्रा वाले रूट पर छतों पर पुलिस की तैनाती होगी। असामाजिक तत्वों की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। करौली में जिस तरीके से बाइक यात्रा निकाली गई थी, बाइक रैली के दौरान जो हिंसा हुआ था, उसको देखते हुए बड़ा फरमान जारी किया गया है धौलपुर जिला प्रशासन की ओर से। और ये फरमान क्या है वो भी आपको बता दें। अब जब रैलियां निकलेंगी तो आप इन रैलियों को छतों पे से नहीं देख पाएंगे। सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, बड़ा फरमान है ये प्रशासन की ओर से, छतों से लोग शोभा यात्रा नहीं देख सकेंगे, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में करौली में हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा के दौरान छतों से हुए पथराव को लेकर धौलपुर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वह हर हाल में विभिन्न समाज की शोभा यात्रा एवं अन्य धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में संपन्न कराना चाहता है, जिसके लिए वह प्रत्येक चीज की मॉनिटरिंग अच्छे से कर रहा है और ध्यान रख रहा है। रामनवमी जैसे रामनवमी, हनुमान जयंती, अम्बेडकर जयंती, रमजान और जो जैन समाज का पंच कल्याण महोत्सव है आदि आयोजन है, इसके दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस बार प्रशासन ने कड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत जो मार्ग हैं विभिन्न समाज की शोभा यात्रा निकलेगी, उन मार्गों पर
दोनों ओर स्थित जो भी मकान हैं उन पर हथियारबंद पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान घर में रहने वाले सदस्य है, जो मकान मालिक है, उनको भी छतों से शोभा यात्रा को देखने की अनुमति नहीं है। हरिवीर, बिल्कुल एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है, लेकिन हरिवीर आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि जब भी शोभा यात्रा निकलती है, रैलियां निकलती हैं, तो लोग अपने छतों से देखते हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है इस फैसले पर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि आज जिला कलेक्टर और एसपी ने जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं उनकी मीटिंग ली थी। उसमें ये जो एसपी है उन्होंने ये अपना आदेश दिया है और जो घर के जो सदस्य हैं वो अपने घर के बाहर ही खड़े होकर के, जो गेट पर खड़े होकर के शोभा यात्रा देखेंगे और शोभा यात्रा का आनंद ले सकेंगे। ये जो आदेश है जो एसपी धौलपुर है नारायण टोकस उन्होंने दिया है। जी हरिवीर, ये भी बताया जा रहा है कि छतों पर पुलिस प्रशासन की भी तैनाती रहेगी, इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, एसपी ने जो आदेश दिए हैं उसमें कहा गया है कि छतों पर हथियारबंद जो जवान हैं, जो पुलिस के जवान रहेंगे, हर घर पर जवान रहेंगे और जो भी कोई भी ठीक है, यानी कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हरिवीर तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। करौली हिंसा को लेकर डोटासरा ने प्रहार किया है। डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर सिर्फ धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है। तो ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी धर्म को लेकर राजनीति करती है। इसके साथ ही कहा है कि कांग्रेस सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है। निश्चित रूप से कोई भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। और कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, 36 कौमों को अपना अपना हक अधिकार है, सबका सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन भाजपा में 80-20 का नारा कौन देता है? भाजपा देती है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हिंदू मुस्लिम का नारा कौन देता है? भाजपा देती है, आरएसएस देता है, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद करना चाहिए प्रशासन को। और एक भी व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी धर्म का बिलोंग करता हो, उसकी धार्मिक भावनाओं के ऊपर आहत नहीं हो, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो, उनको पूरी स्वतंत्रता है संविधान के अंदर। वहीं करौली हिंसा में सांसद किरोड़ी लाल ने लोगों के पलायन का दावा किया है। किरोड़ी ने जिला प्रशासन को 195 लोगों की सूची सौंपी है, जिसमें बताया गया कि ये सारे लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। करीब 2 घंटे तक चले धरने के बाद किरोड़ी को हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ भी दिया गया, लेकिन किरोड़ी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पलायन के ये लिस्ट गलत है तो प्रशासन मुझे गिरफ्तार कर ले, राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति छोड़े। वहीं हमारे संवाददाता ने धर्मेंद्र शर्मा ने किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की है। किरोड़ी लाल मीणा करौली दंगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष सांकेतिक धरने पर बैठे थे, उनको यहां से पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं इस तरह सदर थाना करौली में हूं। इससे कुछ घंटे पहले कलेक्ट्रेट के सामने एक टीन के नीचे बैठा था और मैं सुबह आ गया था और इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर को जरिए डॉक्टर कैलाश शर्मा के मैंने भिजवाया था, पूर्व जिलाध्यक्ष के, कि यहां से पलायन हो रहा है लोगों का। कल संभागीय आयुक्त आए थे, उन्होंने कहा था पलायन नहीं हो रहा। तो रात भर हमारे लोगों ने एक सर्वे किया पूरे इलाके का और 195 लोगों की सूची हमने पकड़ा दी। वो वैसे ही नहीं पकड़ाई है, कैलाश जी ने भी दस्तखत किए, मैंने भी दस्तखत किए। और फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं शपथ पत्र दे सकता हूं कि 195 लोग यहां से पलायन करके, जो आपने मीडिया को भी मैंने दिए, वो ज्ञापन लेके ये कलेक्टर साहब के पास गए थे कि साहब एक तो पलायन हो रहा है, भय मुक्त करो लोगों को। भय 2 तरह के हैं, एक तो भय उन उपद्रवियों का है जिन्होंने हिंसा फैलाई, आगजनी की, दुकानों को लूटा। एक भय उन पुलिस वालों का जो निरपराध लोगों को गिरफ्तार करके था। ठीक है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जो पलायन वाली बात है निराधार है और ये आप माहौल बिगाड़ने का। अरे कहते हैं माहौल नहीं बिगाड़ रहे हम तो ये कहना चाहते हैं भाई भय मुक्त करो
और जो ये लोग भागे नहीं आगे और निराधार है तो मेरे को जेल के सीखों में डालो ना, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो ना, मेरे कैलाश को गिरफ्तार कर डालो। निराधार है तो आधार है, सरकार इसकी जांच कराए और पलायन को रोके। अभी आपको यहाँ से हिरासत में लेने के बाद छोड़ा है, किन शर्तों पर छोड़ा है? कोई शर्त नहीं है। शर्त में तो हम तो कानून की पालना कर रहे हैं। कल जब वो हटा था कर्फ्यू जब आए थे, और आज भी जब कर्फ्यू हटा था जब आए थे। अब जब कल एसपी ने धमका दिया कैलाश शर्मा को कि तुम इधर उधर माहौल बिगाड़ रहे हो, तुम कल थाने गए, हम सीसीटीवी कैमरे में थानेदार को फोन किया, इनको गिरफ्तार कर लो, मुकदमा दर्ज कर डालो। टाइम लग सकता है पर बाकी लोगों को तो पकड़ो आप, इसलिए दोषियों को पकड़ो और ये जो भय का वातावरण के कारण जो लोग पलायन कर रहे हैं उसको रोको, लोगों को भय मुक्त करो। और धार्मिक आयोजनों पर जो सरकार ने प्रतिबंध लगा लिया है ना, वो प्रतिबंध खत्म करे सरकार। मेरा राम के प्रति राम भावना है तो रामनवमी मनाऊंगा, हनुमान जयंती मनाऊंगा, अंबेडकर की जयंती मनाऊंगा, ज्योतिबा फूले की जयंती मनाऊंगा। आप उसमें 50 राइडर लगा के मेरे को प्रतिबंधित करें, मेरी भावना को आहत करें, भड़काएं, ये ठीक नहीं है, बर्दाश्त करने लायक नहीं। ये थे डॉक्टर टुल्लू मीणा। इनका साफ कहना है कि सरकार ने जो धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर रोक लगाई उन्हें वापस ले, साथ ही निरपराध और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना बंद करे। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, करौली। वहीं करौली हिंसा के बाद से जिले में तनाव का माहौल बरकरार है। इसी बीच आज विभिन्न संगठनों का एक दल करौली पहुंचा, साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थानों का दल भी यहां पहुंचा और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत ने भी एसपी शैलेंद्र सिंह से मुलाकात की और शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। वहीं विभिन्न संगठनों के दल ने भी आमजन से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। तो वहीं करौली में कर्फ्यू लगातार जारी है, जो 10 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस बीच लगातार कर्फ्यू में ढील भी दी जा रही है, जिससे कि आमजन को रोजमर्रा के सामानों को लेकर परेशानी ना हो। आज कर्फ्यू में करीब 4 घंटे की ढील दी गई। वहीं शुक्रवार को 3 घंटे की छूट दी गई थी। इससे पहले गुरुवार को 2 घंटे की ढील दी गई थी। वहीं इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। 2 अप्रैल को निकाली गई शोभा यात्रा में हुए पथराव और आगजनी के बाद मामले में अब तक पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 105 लोगों को डिटेन कर पाबंद किया है। वहीं 14 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। करौली को 21 जोनों में बांटकर पुलिस बल तैनात है। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। टोंक के शहरी इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने यह आदेश जारी किया है, बिना अनुमति रैली और जुलूस और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी, यानी कि प्रतिबंध होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं टोंक से, जहां पर शहरी इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर धारा 144 लगाई गई है। जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पोखरण में दर्दनाक हादसा हुआ है। कैंपर गाड़ी ने 2 बच्चों को कुचल दिया। एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा पुलिस ने कैंपर गाड़ी को जब्त कर लिया है। साकड़ा थाना क्षेत्र के मदासर गांव की ये घटना है। पोखरण से ये बड़ी और दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ है। कैंपर गाड़ी ने 2 बच्चों को यहां पर कुचल दिया है। एक बच्चे की मौत हुई है, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। कट्टर सोच का सूत्रधार कौन? आज रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए सेकुलर झंडा, कम्युनल एजेंडा। सेकुलर झंडा लगाकर कुछ लोग कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। आज ये देश है हमारा पे इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। अब गूंगे बता रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। बहुत शानदार। मुख खोलने से पहले आंखें खोलिए। कश्मीर फाइल तेज रोशनी है। आपको लग रहा है कि मुर्तजा बासी तेज रोशनी है, आपको लग रहा है कि करौली में जो पत्थर चले हिंदू शोभा यात्रा पे वो सब तेज रोशनी है। हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमान वो चारा है जिसको दिखाकर भाजपा हिंदुओं का शिकार कर रही है। हिजाब का अर्थ होता है दीवार। इन मुल्लाओं को दीवारों में चुन के हिजाबों में बंद करके खत्म कर दो, इनका दम टूट जाए। हिंदुस्तान रहेगा रहेगा रहेगा।
और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ना कभी देखा होगा, ना कभी सुना होगा, ना कोई ओटीपी आया, ना ही फोन कॉल, और बैंक अकाउंट से 1 लाख पार। साइबर ठग, शातिर ठगी। सवाल तो आपके मन में भी कौंधी रहे होंगे कि आखिर ये हो कैसे गया, कैसे बैंक अकाउंट में साइबर सिंधमारी हो गई और कैसे बैंक अकाउंट से 1 लाख पार हो गए। पूरी कहानी बताएंगे, तरीका भी समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीड़ित के जुबानी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मैंने बैलेंस देखा था, उस टाइम मेरा बैलेंस 1,55,000 पड़े थे। इसके बाद में मैंने उसमें से कोई पैसे नहीं निकाले और मैंने पापा को 3 चेक दिए 300 रुपये के, और वो चेक डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कोई निकाल रहा है। तब जाके मैंने खमेरा जाके अकाउंट होल्ड करवाया, मेरे पैसे निकल गए हैं 1,11,500। उनका नया इनोवेशन, नवाचार दुनिया देख ली, किस तरीके से हमारा पढ़ने वाला नौजवान स्टार्टअप करके दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा है। लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, उन सारी चीजों का समाधान ढूंढने का काम हमारा नौजवान कर रहा है। इसलिए हमें हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता पर विश्वास है। अब समय आ गया है कि हम हमारे बच्चों को इस नवाचार, नए काम, नए स्टार्टअप की ओर उनको प्रेरित करने का काम करें। हमारी पीढ़ी ने ये बात सही है, बहुत कष्ट सहा है, बहुत कठिनाइयां सही, बहुत चुनौती सही है। हमसे पहले वाली पीढ़ी ने और चुनौतियों और कष्ट सहा है, लेकिन उस कष्ट, चुनौतियों, संकट के समय भी हम जब कल्पना करें 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले, किस संकट और किस चुनौती के अंदर वो लोग आए होंगे, लेकिन संकट और चुनौतियों के बाद भी उन्होंने यहां पर रहकर इसी समाज में अपने कर्मयोग, सामाजिक संस्कार, सामाजिक दायित्व के कारण एक स्थान बनाया, एक सम्मान पूर्वक उन्होंने लोगों के साथ रहकर अपना सम्मान बढ़ाया। ये हमारे पूर्वजों की ताकत है और इसी पूर्वजों की ताकत और संस्कारों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम यहां पर काम करें, उद्योग करें, व्यापार करें, इंडस्ट्री करें, लोगों को रोजगार दें, लेकिन हमारा जो संस्कार और संस्कृति है कि समाज के अंदर जब भी अभाव वंचित में लोग हों, सबसे पहले अगर सेवा करने आए तो मारवाड़ी समाज का व्यक्ति है। ये हमारी संस्कृति की पहचान हमेशा रहनी चाहिए। इसीलिए दुनिया के अंदर भी जहां भी मारवाड़ी समाज का व्यक्ति जाता है, किसी भी दुनिया के देश में चले जाएं, वहां उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि नहीं है, लेकिन वहां भी उन्होंने सामाजिक सेवा के कारण अपना स्थान बनाया। और भारत के अंदर भी अलग अलग प्रदेशों के अंदर जहां भी रहते हैं, मैं कई प्रदेशों में जाता हूं, मैं वहां देखता हूं कि संपूर्ण समाज के अंदर, सामाजिक सेवा के अंदर अगर सबसे अग्रिम पंक्ति पर रहता है तो मारवाड़ी समाज का व्यक्ति है। मुझे आशा है ये दायित्व हम यहां निभाते रहेंगे और इसी तरीके से वंचित, गरीब, दुखी, दीन सेवा लोगों की सेवा करते रहेंगे। हम तो कहते हैं ना, जो कुछ भी कमाया है
वह समाज को समर्पित है। यही हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को अपना कर रखेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोगों की श्रेष्ठता के कारण, अपनी कर्मयोगी व्यवस्था के कारण, अपने मेहनत और परिश्रम के कारण आज गुवाहाटी में एक बड़ा स्थान बनाया। अशोक सिंघल जी हमारे बीच में बैठे हैं, सरकार के मंत्री हैं, कई लोग बैठे हैं जिन्होंने एजुकेशन में काम किया है, चिकित्सा क्षेत्र में काम किया, व्यापार में किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर कर अपनी जन्मभूमि नहीं थी, लेकिन कई लोगों की जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है। दोनों के दायित्व को निभाते हुए इस समाज को एक यथोचित सम्मान भी पाया है और इस समाज को देने का दायित्व निभाया। आपने मुझे यहाँ सम्मान किया। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने दायित्व को निभाता रहूं और हमेशा कोशिश रहती है कि किस तरीके से समाज में जो लोग हैं हमारे, वो इसी तरीके से सामाजिक सेवा का काम करते रहें। मुझे आशा है कि जब भी आप दिल्ली आएंगे तो मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको संसद के अंदर जब कभी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।